हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हाइस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी नेस्ट 2027 का बैच, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें मैं आपको टीच करेंगे बायोलॉजी। माय नेम इज प्रगति सिंह। टीचिंग के साथ साथ हम आपकी मेंटरशिप भी करेंगे। सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना चैनल और सही से पढ़ना टाइम टू टाइम। ठीक है, रोड मैप मैं आपको बता देती हूँ। रोड मैप का एक अलग भी वीडियो है, फिर भी एक बायोलॉजी का मैं आपको समझा दे रही हूँ किस तरीके से चलने वाला है। देखिए, जब तक आईआईटी नेस्ट का एग्जाम होने जाएगा तब तक हम आपके साथ पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हमारी वेबसाइट विद्या हाइस पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। फ्री क्या है? फ्री है आपके लिए कंप्लीट लेक्चर। मैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखेंगे। चलिए, तो हम 11th 12th दोनों कवर करेंगे। 11th वाले जो बच्चे हैं वो 11th का पढ़ लें, 12th वाले बच्चे हैं वो 11th 12th दोनों का पढ़ें, और जो ड्रॉपर है उनको तो दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेसिक होती है। ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो बायोलॉजी हम एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे कि ताकि सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए, कितने भी ट्रिकी वो बनाए हमारे सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास हम लेंगे, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने पहले क्यों नहीं, ऑल्दो ये 11th का पहला चैप्टर नहीं है। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन रेज यही होगा, मैं फर्स्ट चैप्टर तो ये है नहीं। देखो, सेल को मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि बायोलॉजी का बेस है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी का। तो सेल अगर जान जाओगे तो उससे सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे समझिए। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल दो प्रकार की होती हैं, अभी हम आपको डिफरेंस बता देंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दो ही चीज आपको इसमें पढ़नी है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, सेल एनवलप के बारे में देखेंगे और उसके साइटोप्लाज्म के देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो चलो सबसे पहले हम सेल के बारे में समझते हैं। सेल क्या है? देखो, कोई भी बिल्डिंग होती है वो छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है ना। कुछ तो फंक्शनल यूनिट उसकी होगी ना, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो पूरी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर यूनिट होती है ब्रिक। उसी तरीके से पूरे बॉडी की एक स्ट्रक्चर यूनिट होती है, इसकी क्या? सेल। देखो, सबसे पहले सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी मैंने समझाया पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल की बनी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? स्ट्रक्चरल यूनिट। जितने भी बॉडी में फंक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया है? फंक्शनल यूनिट। फंडामेंटल, जितने फंडामेंटल्स हैं बॉडी के, जितने फंडामेंटल है लाइफ के, जैसे जिस तरीके से बॉडी वर्क कर रही है, चीजें चल रही हैं, वो सब किसकी वजह से है? सेल की वजह से। वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए सेल को बोला जाता है सेल इज द फंडामेंटल फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब सेल की कैपेबिलिटी क्या है? देखिए, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या समझते हो? देखो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आप किसी पर आश्रित नहीं हो, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज के लिए। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। So cell is not dependent on other for the functional, fundamental or structural things. So that's why it's called cell is capable of independent existence. Right? Now, next, performing essential function of life. जितने भी essential function है life के, वो परफॉर्म कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। पहली वाली लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि सिंगल सेल भी सर्वाइव कर सकता है। मैं एग्जांपल बताऊंगी सिंगल सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल थ्योरी की, कि सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी की किसने दी, कैसे बनी, क्या चीज उसमें थी। चलिए, सबसे पहले हम बात करें पहले साइंटिस्ट की, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया? 1665 में एक साइंटिस्ट थे जो कि रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया, वो भी कौन सा? डेड कॉर्क सेल। किसको किया? डेड कॉर्क सेल। तो क्वेश्चन यहां से राइज होता है कि पहली बार सेल कब ऑब्जर्व करी गई? दैट इज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई। ठीक, नेक्स्ट, उन्होंने ही सेल टर्म दिया, उन्होंने कॉइन किया सेल टर्म को। ठीक है, अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होती है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि जो पहली सेल थी किसने डिस्कवर ऑब्जर्व करी, तो आप रॉबर्ट हुक लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहली लाइव सेल किसने करी, तो आप रॉबर्ट हुक आंसर
नहीं लगा हुआ। इसके लिए आंसर होगा 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्व करी थी लाइव सेल एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि लाइव सेल बोल रहा है, डेड सेल बोल रहा है, फर्स्ट सेल बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेल होगी तो हमेशा डेड सेल लगाना। 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट 1838 में मैथ्यूस केल्डन आए, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू। ठीक है, इनका ये याद रखना, नाम याद रखना, ईयर याद रखना। इसके बाद थियोडोर श्वान हुआ है 1839 में, इन्होंने नोटिस किया दैट सेल हैव थिन लेयर। देखो सेल जो है कहा जाए, देखो एक हॉलो बॉल को समझो, 3D बॉल समझो, ठीक है, जो कि हॉलो है। ठीक है, उस हॉलो वाले पार्ट के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक कंपार्टमेंट है जो एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। ठीक है, वो बाउंड्री का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आगे चल के हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, आउटर लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कंक्लूडेड प्लांट्स हैव सेल वॉल हाइपोथाइज्ड। बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। जितने भी एनिमल है और प्लांट हैं वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। इसके बाद 1855 में कौन आए? रुडोल्फ विर्को आए। विर्चो नहीं बोलेंगे, विर्को बोलेंगे। रुडोल्फ विर्को आए, इन्होंने पहली बार क्या एक्सप्लेन किया? दैट सेल आर परफॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। जो नई सेल हैं, देखो इससे पहले जो शेल्डन श्वान थे उन्होंने ये प्रूफ नहीं किया था कि नई सेल कैसे बनी, हाउ नई सेल इज फाउंड। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या चीज प्रूफ करी रुडोल्फ विर्को ने कि जो नई सेल है, द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट, जो पहली सेल है उसी से ही नई सेल बनकर आई हैं। उन्होंने टर्म क्या दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। टर्म याद रखना, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, और क्या बोला है उस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है ये भी याद रखना। ठीक है, क्लियर? 2 क्वेश्चन आपको यहां से बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब सेल थ्योरी को समझो। सेल थ्योरी थी क्या? मैथ्यूस केल्डन एंड थियोडोर श्वान identify key difference between the two cell types and put forth the idea that cell were and fundamental unit of both plants and animal। जो सेल है वो प्लांट और एनिमल्स की क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि 1838 में स्केल्डन थे, उन्होंने क्या थे? ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सेल थ्योरी, अच्छा, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। श्वान ने क्या बोला 1839? ऑब्जर्व दैट ऑल एनिमल्स आर कैपेबल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कंप्लीट सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो तुमको याद क्या रखना है कि सेल थ्योरी में क्या दिया है? दोनों ने मिलकर दी थी। और याद क्या रखना है? दैट सेल थ्योरी डिफाइन दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स। राइट, चलो, अब उसके बाद सेल थ्योरी को थोड़ा सा आगे जाके मॉडिफाई किया। किसने किया? रुडोल्फ विर्को ने किया। इन्होंने मॉडिफाई किया द हाइपोथेसिस दैट स्केल्डन शॉन टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ विर्को में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जो कि किसने पहले दी थी? शेल्डन एंड श्वान। रुडोल्फ विर्को फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइड। सेल कैसे डिवाइड कर रही है उन्होंने बताया। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स, ओमिनस सेलुला एंड द ई सेलुला। अच्छा, मॉडर्न थ्योरी क्या कह रही है? रुडोल्फ विर्को ने तो क्या दिया ये समझ के। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कह रही है वो याद रखो। दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं वो पुरानी ही सेल से मिलकर बनी है, उन्हीं से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, अच्छा, तो तीनों प्रिंसिपल याद रखने हैं। यहां से ये तीनों पॉइंट को रट लेना। सेल थ्योरी में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पहला, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट, ऑल सेल अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटी इंटरेक्शन ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। देखो थर्ड वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में आपको ऊपर वाले 2 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सेफ साइड के लिए थर्ड वाला भी देख लेना। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? देखिए, वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। सबको पता है, आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी, सबको ये बात पता होगी कि जो वायरसेस हैं वो सेल नहीं होते, है ना। वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसलिए उनको सेल नहीं बोला जाता। They are composed of nucleoprotein particles, therefore they are not considered either living or non-living। ना ही वो लिविंग बोले जा रहे हैं, ना ही वो नॉन लिविंग, क्योंकि बॉडी के अंदर आते ही वो लिविंग शो करते हैं, बाहर क्रिस्टल की तरह पड़े हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, चल, सेल थ्योरी क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि सब सिंगल सेल भी आपके मायने रखती है, एक बॉडी एग्जिस्ट करती है। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा, जो कि साइज है 0.3 μm इन लेंथ। लार्जेस्ट सेल क्या है?
लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे आती है नर्व सेल्स। नर्व सेल पता है ना, ऑफ जाइंट स्क्विड, नाम याद रखना, एमसीक्यूज इससे आते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, देखो किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो किसी बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेप के बेसिस पर करते हैं। तो आरबीसी का शेप कैसा है, डिस्क शेप है। डिस्क पता है ना, ऐसे राउंड होता है और बीच में इस तरीके से शेप होता है। स्किन सेल्स पॉलीगोनल होती हैं। न्यूरॉन आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। लार्ज इंसेसेल्स आपको कॉलमिनर देखने को मिलेंगे, और सेलेवरी डक्ट जो होती हैं, ये लाइनिंग जो होती है वो क्यूबॉइडल होती है। ये तो आपकी हो गई शेप। अच्छा, अमीबा की इरेगुलर होती है, आपको पता है अमीबा शेप चेंज करता रहता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो एमिबॉइड होती हैं। मीजोफिल्स आपकी राउंड और ओवल होती है। मीजोफिल्स आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलेंगी। ट्रैकेट्स आपको इलोंगेटेड देखने को मिल जाएंगे। अब साइज की बात करें तो भाई वायरस को अगर सबसे छोटा माने तो 0.02 टू 0.2 म्यूएम देगी। माइकोप्लाज्मा जबकि सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज 0.3 टू 0. म्यूएम होगी। प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक, चलो छोटा सा जस्ट दे देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, है ना, जो पहले आए उनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला, ठीक है। बैक्टीरिया हुए 1 टू 2 म्यूएम देखने को मिलेगा। वहीं यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको एनिमल सेल देखने को मिलेगा और प्लांट सेल देखने को मिलेंगे। एनिमल सेल 10 टू 20 म्यूएम होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर के बेसिस पे बात करें, अगर हम सेल्स के नंबर के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। एक मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर। स्क्रीन पर देखिए, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। फंक्शनल यूनिट इज कैपेबल फॉर रेस्पिरेशन। एक सिंगल सेल ही कैपेबल होता है पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। इनका आपका एग्जांपल है बैक्टीरिया, अमीबा एंड द ईस्ट वन। एग्जांपल याद रखिएगा। आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, जो एक से ज्यादा हो। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना। एक से ज्यादा सेल्स के प्रकार के सेल से बने हो तो उनको हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनकी जो सेल्स हैं अलग अलग प्रकार की फंक्शन कर रही हैं और साथ में मिलकर कर रही हैं, ठीक है। सेल्स देन इंटरैक्ट विद ईच अदर अनदर टू मेंटेन द लाइफ। इसका एग्जांपल है आपका प्लांट एंड एनिमल्स। अब जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें, बहुत ध्यान रखना कि कब किस बेसिस पर डिस्क्राइब किया है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो एक आता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा आता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो, सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, डीएनए जिसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसके बाद निकले मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब उसकी आउटर कवरिंग नहीं है, उसके अंदर इतना अच्छा अरेंज नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड विद वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, अच्छे से इसका जेनेटिक मटेरियल फोल्ड होगा, अच्छे से डिफाइंड होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन द्वारा कवर होगा, है, ठीक है। सो सेल विद द ट्रू न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज बाउंड बाय द डिफरेंट डिफाइंड स्ट्रक्चर्स, दैट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। चलिए, तो आज के स्पेशल टॉपिक पर आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या बता रहा है, समझिए। सबसे पहले प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसका देखने को मिल रहा है, दैट इज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। आपको ये सामने बैक्टीरिया दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, देखिए, सेल के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। देखो फिर से मैं समझाती हूँ। जैसे ये सेल है, ठीक, इसके अंदर आपको, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर कवरिंग, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिल जाएंगे जो एक्चुअली सेल का फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, वही सेल को फंक्शनल बनाते हैं। तो यही ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है
इन ऑर्गेनल्स के आसपास भी आपको मेम्ब्रेन्स देखने को मिल जाएंगी। तो वही बोल रहा है कि लैक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अभी नाम समझ लो, इनको हम अलग से पढ़ेंगे कि इन ऑर्गेनल का फंक्शन क्या है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। एक्सेप्शन क्या है, इनके पास राइजोम प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल देखने को मिलेगा, दैट इज राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ब्लू ग्रीन अलगी, भैया अलगी समझ के इसको वो मत कर देना, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा। देखो ये बहुत छोटे होते हैं साइज, बैक्टीरिया दिखता है क्या, नहीं दिखता, नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो जनरली स्मॉल इन साइज, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेल डिवाइड करती है तभी तो स्ट्रक्चर बड़ा बनता है, सेल डिवाइड करती है। वहीं पर यहां पर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के मुताबिक ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक। सेल्स वॉल सराउंडेड सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। देखो ये सेल मेम्ब्रेन थी और इसके अराउंड आपको क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखने को मिलेगी। सेल वॉल देखने को मिल रही है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, बाकी सब में देखेगी लेकिन माइकोप्लाज्मा में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्टार्टिंग में बताया, इसके बाद डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। एज इट इज नॉट एनवलप्ड बाय मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है, ठीक है। फ्लूइड मैटर फिलिंग द सेल इन इज द साइटोप्लाज्म, ठीक। नेक्स्ट, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कॉल्ड द प्लाज्म। देखो दो प्रकार के डीएनए देखने को मिलते हैं, एक स्मॉलर सर्कुलर डीएनए देखने को मिल रहा है, एक जीनोमिक। जीनोमिक का मतलब क्या है, जीनोमिक डीएनए जो होता है जिस पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास एक और स्मॉलर डीएनए देखने को मिलता है, सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। यूनिक कैरेक्टराइजेशन क्या है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। बैक्टीरिया जब होता है बॉडी में, एंटीबायोटिक खा लेते हो ना, तो इनके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टू दी बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सेल एनवेलप पे, मतलब आउटर साइड पर, ठीक है। एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, किसी चीज को अंदर से, सॉरी ऊपर से पैक कर दे। तो जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, बैक्टीरिया बोलो, बात एक है, ठीक है। तो ऊपर का एनवेलप कैसा होता है समझिए। सेल एनवेलप 3 लेयर का बना होता है। पहला है ग्लाइकोकाइलेक्स, जो कि आउटर मोस्ट होती है। मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से आपको डिफाइन किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेल वॉल बीच वाली है और सबसे अंदर आपको कौन क्या देखने को मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे बाहर ग्लाइकोकाइलेक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकाइलेक्स क्या है, ईच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव सेल, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोकाइलेक्स इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ग्लाइकोकाइलेक्स किनारे लिख गया है। चलो, ईच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सब आपस में जो तीनों लेयर हैं अलग अलग उनका काम है, लेकिन आपस में मिलकर वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ठीक है। चल नेक्स्ट, सबसे पहले एक एक लेयर को हम खोलेंगे, बताएंगे क्या है। सबसे पहले आती है ग्लाइकोकाइलेक्स, पहला ही पॉइंट आउटर मोस्ट है। has a coating of mucus or the polysaccharide macromolecules which protect the cell and help in adhesion, चिपकने में हेल्प करती है ग्लाइकोकाइलेक्स। कंपोजिशन क्या क्या है इसका, कंपोजिशन याद रखिएगा, कंपोजिशन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बनी एंड थिकनेस वेरी अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ही प्रकार का तो है नहीं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया में इसकी थिकनेस अलग अलग देखने को मिल जाती है। अच्छा, ग्लाइकोकाइलेक्स को स्लाइम लेयर भी बोलते हैं और कैप्सूल लेयर। स्लाइम लेयर कब बोलेंगे, जब ये लूज शीथ होगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर लॉस, ठीक है। कैप्सूल थिक होगा, टफ लेयर होगी, प्रोवाइड गमी एंड स्टकी कैरेक्टर टू द सेल, अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो कैप्सूल ग्लाइकोकाइलेक्स स्लाइम लेयर फॉर्म में भी देखने को मिलेगी और कैप्सूल फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। हार्ड होगी तो कैप्सूल होगी, लूज शीथ से होगी तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगी। सेल वॉल आते हैं, वॉल का मतलब क्या समझते हैं, प्रोटेक्शन है ना। वॉल लग जाती है तुम्हारा घर बना, ठीक है, वॉल लग गई तो उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया ना, ठीक है। तो उसी समझो मिडिल लेयर ऑफ द सेल एनवेलप प्रोवाइड शेप प्रोवाइड कराती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट टू द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए।
स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है टू द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड और कोलैप्सिंग, फटने से और कोलैप्स करने से उसको बचाती। कौन बचाती है? सेल वॉल। रिजिड होती है, ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबल है इधर उधर हो जाए। रिजिड ड्यू टू स्पेशलाइज्ड मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड द पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मार्क करिए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। अदर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। इसमें क्या पॉलीमर ऑफ क्या है? नैग एंड नैम। नैग क्या है? एन एसेटाइल ग्लूकासमीन एंड एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। नैग नैम ये पॉलीमर है, ये जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोल रहे हैं। नाउ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रैंड, देयरफॉर सेल अंडरगो लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन किस पर काम कर रहा है? सेल वॉल पर, ठीक है। क्या कर रहा है? इसका एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। जो नैग नैम है ये क्रॉस लिंक्ड रहते हैं, इसकी क्रॉस लिंकिंग को रोकता है, और क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है, और लाइस हो जाएगी सेल। ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का पहले एक्सपेरिमेंट पूरा समझाया जाता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो इतना समझ लीजिए। ग्राम स्टेनिंग, जो स्टेन पकड़े, ग्राम स्टेन को पकड़े जो बैक्टीरिया, वो पॉजिटिव होता है। जो ग्राम स्टेन को ना पकड़े, ना रेसिस्ट करे उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग की बात करें, इज अ स्पेशल टेक्निक व्हिच क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरिया है, उनको दो ग्रुप में बांटा गया है, या तो वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर वो ग्राम नेगेटिव है। अगर वो ग्राम स्टेन को ले रहे हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव है, नहीं ले रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव है। यही बात मैंने अभी बताई आपको। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, Hans Christian devised a method to distinguish bacteria based on differences they exist in their cell wall composition. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। मेथड इज कॉल्ड द ग्राम स्टेनिंग। यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग के ही बारे में बता रहा है। ये मेथड क्या कहलाता है? ग्राम स्टेनिंग कहलाता है, ऑल्सो नोन एज अ ग्राम्स मेथड। एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग, पहले ये पूरा एप्लीकेशन हो सकता है आपके स्कूल लेवल पे ग्राम स्टेनिंग को सिखाया जाता हो, तो समझ लीजिए। हीट फिक्सेशन किया जाता है बैक्टीरियल स्मेयर को ऑन द स्लाइड टू अफेक्ट द बैक्टीरिया थ्रू द स्लाइड टू अवॉइड रिंसिंग आउट ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसेस। देखो, बैक्टीरिया को हीट किया जाता है, स्मेयर को हीट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया उस पर चिपक जाए अच्छे से, ठीक है, ताकि जब स्टेनिंग करे उसको धुला जाए वो बह ना जाए, ठीक है। अप्लाइंग प्राइमरी स्टेन, सबसे पहला प्राइमरी स्टेन लगाएंगे। प्राइमरी स्टेन क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट होता है। एडिशन ऑफ केआई सोल्यूशन, ठीक है, विच बाइंड द क्रिस्टल वॉयलेट एंड ट्रैप इट इन द सेल। केआई सोल्यूशन क्या करता है? ये केआई सोल्यूशन ये काम करता है, ये क्रिस्टल वॉयलेट को बाइंड कर देता है, किससे? सेल से, ताकि सेल के अंदर वो ट्रैप रहे। आफ्टर स्टेनिंग स्लाइड इज वॉश्ड विद एसीटोन। एसीटोन से वॉश किया जाता है। आप स्लाइड को ऐसे टिल करके रखोगे और एसीटोन से वॉश करोगे। और इथाइल अल्कोहल भी देखने को दिलचस्प है। रैपिड डिकलराइजेशन देखने को मिलेगा। काउंटर स्टेनिंग विद सैफरन। सैफरन से आपको काउंटर स्टेन करना है, ठीक है। चल, अच्छा, ये प्रोसेस है, फिर से समझ लो। सेल वॉल के बारे में बात हो रही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिकर सेल वॉल। अब डिफरेंस आ रहा है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। क्यों वो स्टैंड पकड़ता है, क्यों वो स्टैंड नहीं पकड़ता है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिकर सेल वॉल। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? मोटी होती है। एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड आर स्टेन, और वो स्टेन हो जाती है पर्पल बाय क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट से कैसी हो जाती है? पर्पल हो जाती है। जब भी तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे ग्राम स्टेनिंग करने के बाद, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे देखने को मिलेंगे? पर्पल देखने को मिलेंगे। वहीं पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिनर लेयर सो दैट नॉट रिटेन द पर्पल स्टेन एंड आर काउंटर स्टेन पिंक बाय सैफरन। तुमने पहले क्या किया था? क्रिस्टल वॉलेट डाला था, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट के बाद उसको क्या किया था? एसीटोन से वॉश कर दिया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सैफरन डाला। तो क्रिस्टल वॉलेट जब निकला ही नहीं, तो सैफरन उसमें आएगा कैसे? ठीक है, तो जिसने क्रिस्टल वॉलेट को पकड़ के रखा, स्टेन को पकड़ के रखा, जो पर्पल कलर शो किया, वो ग्राम पॉजिटिव थे, थिकर थी सेल वॉल। वहीं पर जब तुमने वॉश किया, स्टेन निकल गया क्रिस्टल वॉलेट का, उसके बाद तुमने सैफरन डाला, उसके बाद तो नहीं धुला, ठीक है। उसके बाद तुमने जब देखा, वो सैफरन किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है ना। करा होगा स्टेनिंग आप लोगों ने स्कूल लेवल पे। तो इसी प्रकार से ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग अलग हो गए। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम्स भी लगाए हैं ताकि आपको क्लियर क्रिस्टल समझ में आए, ठीक है। चलो, तो ग्राम स्टेनिंग की डिफरेंस देख लेते हैं। डायग्राम भी आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सेल वॉल क्या है? ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल इज सिंगल लेड एंड स्मूथ, हैव लार्जर थिक अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन कैसी है? सेल वॉल में थिक है। टेक अप द ग्राम स्टेन। समझ में आया? देखिए, इसकी चीजें और भी हैं, लेकिन आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप थिक और थिन याद रखिए, ठीक है। सेल वॉल इज डबल लेयर्ड एंड वेवी।
कैसी है, डबल लेयर है, वेवी है, हैव लेसर थिन अमाउंट पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन। देखो पहला वाला आप क्या है, थिक है ना पेप्टिडोग्लाइकन, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन आप सेल वॉल देखने मिल रही है ना, इसके पास लिपोपॉलीसेकेराइड आउटर मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेल एनवेलप पे कुछ एक्सटेंशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सटेंशन सरफेस एक्सटेंशन देखने को मिलता है। पहले एक्सटेंशन की बात करें वो है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला से क्या समझते हैं, फ्लैजिला होता है मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, फ्लैजिला थिन फिलामेंट एक्सटेंशन होता है, प्ले एक्सटेंशन रोल इन मोटिलिटी। देखिए हम यहाँ पर 3 एक्सटेंशंस पढ़ेंगे, सिर्फ मोटिलिटी किसकी वजह से शो होती है, फ्लैजिला की वजह से होती है, और कोई भी मोटिलिटी में पार्ट नहीं करता है। द फ्लैजिलम, सिंगल को हम फ्लैजिलम बोलते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला बोल देंगे। फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट कौन से हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। The filament is the longest portion of extent from the cell structure of the to the outside. NCERT की लाइन है, याद करिएगा। लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है इसमें आपका फ्लैजिला में, आपका है फिलामेंट। इट इज हॉलो रिजिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द फ्लैजिलेन। कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, फ्लैजिलेन प्रोटीन से। नाम याद करना आसान है, फ्लैजिला फ्लैजिलेन है, ठीक। बेसल बॉडी इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ रिंग। जो बेसल बॉडी है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनी है। ऑर्गेनिजम्स में देखा जाए मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। भाई उसका काम ही है मूवमेंट कराना, तो अगर बैक्टीरिया मोटिलिटी शो नहीं कर रहा था, क्या इसके पास फ्लैजिला होगा, नहीं होगा, फ्लैजिला होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। इनर मोस्ट लेयर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस याद रखिएगा। सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल को बहुत लोग सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल में कंफ्यूज होते हैं। दोनों टर्म्स अलग है, सुनने में सेम दिखते हैं पर अलग है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिट करना, इधर से उधर जाना। वॉल है, ये वॉल है, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, ठीक है। सिलेक्टिवली का मतलब क्या है, कुछ सिलेक्टिव ही चीजों को वो इधर उधर जाने देगी। तो अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, इतनी केमिस्ट्री सबको आती है। सॉल्यूट की बात होगी तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, अगर सॉल्वेंट की बात करेगी तो वो सेमी परमिएबल। सेमी मतलब थोड़ी, है ना, सेमी मतलब आधी। तो सेमी परमिएबल कब है कि वो ज्यादा वाटर नहीं जाने देती है, सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्टिव आयंस को, जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही हैं इधर इनर और आउटर में, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या इतनी बात क्लियर हुई सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में। चलो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि गोला बना दिया, बाहर की चीज उसमें इंटरेक्ट ही नहीं कर रही, तभी तो परमिएबल बनाया गया है। इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट टू द यूकैरियोटिक। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी सी है, कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की आपको सिमिलर देखने को मिल जाए। कंपोजिशन क्या है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम जब हम सेल मेम्ब्रेन का यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखने को मिली। तुम्हें लेयर्स दिख रही हैं, 2 लेयर है, बाई लेयर है, डबल लेयर नहीं है, बाई लेयर है, ठीक है। आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे और प्रोटीन। किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। दूसरा मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन की। थोड़ा और बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा एक्सटेंशंस इसमें भी देखने को मिलेंगे। देखिए ये आपकी मेम्ब्रेन बनाई, देखो बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर देखो, बाहर की तरफ आपको सेल वॉल दिखाई देख रहा है, अंदर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है वो अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड होंगे, जो कि आपको क्या कहलाता है, मीजोजोम कहलाता है। अब मीजोजोम तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्गेनेल्स के इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। एंडोप्लाज्म जो यूकैरियोटिक में वो नहीं है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, तो इसके पास एक स्पेशलाइज्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही अंदर की तरफ ऐसे 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 फोल्ड कर दिया गया है, वही तो एक्सटेंशन हो गया ना, ठीक है। तो ये कहलाता है मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म द वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमिन। इन फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है,
डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या जरूरत है भैया, एक सेल से 2 सेल बनेगा तो दूसरे सेल को डीएनए तो जाना चाहिए, तो डीएनए से डीएनए तो बनेगा, वही प्रोसेस तो कहला रहा है डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। डॉटर सेल्स क्या होती हैं, एक सेल से 2 सेल बनना, दैट इज डॉटर सेल्स। ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन करे बिना तो कोई जीव जिंदा रह ही नहीं सकता। सिक्रेशन प्रोसेस करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तुम लोग को थोड़ा बहुत अगर मैथ फिजिक्स थोड़ा समझ में आता है, कोई चीज बहुत ज्यादा फोल्ड है उसका सरफेस एरिया ऑब्वियसली बात है सीधी लाइन से ज्यादा ही होगा, ठीक है। सरफेस एरिया, प्लाज्मा एंजाइमेटिक कंटेंट, इसके पास एंजाइमेटिक कंटेंट भी देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, ऐसा ही एक एक्सटेंशन है क्रोमैटोफोर, ठीक है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनटू साइटोप्लाज्म कंटेन द पिगमेंट, इसके पास पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं फाउंड इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक। नाम से समझ में आ गया होगा इसका काम क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिल रही है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऐसे प्रोकैरियोटिक जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, जैसे यूकैरियोटिक में प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आपको क्रोमैटोफोर देखने को मिलेंगे। किससे एक्सटेंशन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। यहीं से एग्जांपल भी याद कर लो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक जिसको कहते हैं पर्पल बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है, ठीक। स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब सेल एनवलप में आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट एक्सटेंशन पिलाई। पिलाई क्या है, पाइलस बोलो, पिलाई बोलो। डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, पहले ही लाइन लिखाई है मैंने कि मोटिलिटी में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन इन पेलन। देखो यहां पर, देखो ये वाले डायग्राम में देखो, शायद बनाया होगा मैंने, नहीं बनाया है, नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, यहां से देखो। नेक्स्ट क्लास में मैं हैंडमेड डायग्राम भी आपके लिए लगा दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बैक्टीरिया के ऊपर देखो, ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। तो ये आपको कांटे जैसे दिख रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। फ्लैजेल्स छोटे होते हैं, लेकिन एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम फिम्बरी बोले, लेकिन उससे बड़े होते हैं, ठीक है, हॉलो होते हैं, ठीक है। ट्रू पिलाई आर फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, किसमें देखने को मिलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने मिलेंगे। सो फार दीज आर फॉर्म दे इन्वॉल्व इन मेटिंग। मेटिंग मतलब क्या है, सेक्स पाइलस बनाते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं, दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन एक मेटिंग प्रोसेस है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। किसके थ्रू होता है, पाइला के थ्रू होता है, ठीक है। पिलिन प्रोटीन का बना होता है, नाम से याद कर लो यार, फ्लैजिला है फ्लैजिलिन प्रोटीन, पाइलस है तो पाइलिन प्रोटीन, ठीक है। अब आती है फिम्बरी, ये भी फिम्बरी भी फिर मैं बता रही हूँ मोटिलिटी में कोई काम नहीं कर रही है, तो काम क्या कर रही है, स्मॉल ब्रिस्टी लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, छोटे छोटे स्प्राउट जैसे नहीं निकले होते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन एज अ हेल्प ऑफ अटैचिंग टू बैक्टीरिया इन द रॉक्स इन स्ट्रीम एंड आल्सो अदर होस्ट टिश्यू। होस्ट होगा तो मान चलो ये होस्ट की बॉडी है, ये अगर होस्ट की बॉडी है तो क्या होगा, इसमें चिपकने में ये हेल्प करेगा, और साथ ही साथ वाटर स्ट्रीम है, बह रहा है भैया, सरफेस से चिपकने में हेल्प करेगा, स्टोन से चिपकने में हेल्प करेगा, तो ये काम फिम्बरी करता है। तो कौन कौन से एक्सटेंशन हुए, पहला हुआ फ्लैजिला, सेकंड आपका पिलाई, थर्ड वन इज फिम्बरी। मोटिलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट कौन कौन से, बेसल बॉडी, ठीक है, हुक और आपका फिलामेंट। सबसे बड़ा कौन, फिलामेंट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट समझो, किस प्रोटीन का बना है फ्लैजिला, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। पिलाई किस में काम आ रही है, कॉन्जुगेशन में काम आ रही है। कॉन्जुगेशन क्या काम कर रहा है, मीटिंग प्रोसेस का काम कर रहा है, ठीक है। किसके द्वारा हो रही है, पिलाई के द्वारा हो रहा है। क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ, ठीक है। पिलिन प्रोटीन का बना है। फिम्बरी आपका अटैचमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है। मोटिलिटी में ये भी हेल्प नहीं कर रही है। अब आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म, वही जेली लाइक स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर था ना। चलो, दिस इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइडिक मैट्रिक्स। जेली का मतलब ये नहीं एकदम बह जाए, ठीक है, इसका सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक इनसाइड द सेल्स, किसके अंदर, पूरे एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर, बॉल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। वेयर वेयर इज बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर, जहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी। कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, न्यूट्रिएंट, गैसेस, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, स्टोरेज बॉडी एंड अदर सेल स्ट्रक्चर। अभी ये जितने भी नाम लिखे हैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, समझो। मेम्ब्रेन bound organelle like mitochondria, Golgi, chloroplast, lysosomes are absent। अभी लास्ट में यूकैरियोटिक खत्म हो जाएगा तो पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगी किसमें क्या डिफरेंस है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट सच एज राइबोसोम,
राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, 70S क्यों लिखा गया है, एंड इंक्लूजन बॉडी भी देखने को मिल जाएगी। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स, इनके जो ऑर्गेनेल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। साइज क्या है याद रखो, 15 nm by 20 nm associated with plasma membrane of the cell, made up of RNA and the protein, consist of two subunit 50S large 30S। अब अच्छे क्वेश्चन होगा मैम अगर ये 70S है तो 50 और 30 तो 80 होता है भैया, प्लस नहीं करना होता है, सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, ठीक है। तो पहली बात तो जो राइबोसोम है किसके बने हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने हैं। कौन से सब यूनिट्स हैं, 50S एंड 30S यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म द 70S राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर में सारा काम प्रोटीन करता है, इसे तो कहते हैं प्रोटीन खाओ, कार्ब्स मत खाओ ज्यादा, कार्ब्स की भी जरूरत है लेकिन प्रोटीन ज्यादा जरूरत है क्योंकि सारा खेल प्रोटीन करती है। तो साइट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। प्रोटीन कहां बनती है, राइबोसोम में बनती है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन व्हिच रिमेन विद इन द सेल्स। Ribosome on plasma membrane make protein that transported out. Very 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 important point. जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं जो वो प्रोटीन बनाते हैं वो विद इन द सेल ही रहते हैं, लेकिन याद करो प्लाज्मा राइबोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास देखने को मिलते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउट। ठीक, ये थोड़ा सा लाइन गड़बड़ लिखी है, रुको, बोल रहा है राइबोसोम ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेक प्रोटीन दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउट। अच्छा इस लाइन को भी छोड़ो, देखते हैं कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें। देखो सेवरल राइबोसोम में अटैच ऑन सिंगल एमआरएनए टू अटैच अ फॉर्म कॉल्ड द पॉलीसोम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायग्राम तुमको दिख रहा है। अच्छा पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर समझ लो। देखो बड़ी यूनिट क्या है 50S, छोटी है 30S, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 70S राइबोसोम बना रहे हैं, इसी में ही प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर नीचे तुम देख रहे हो ग्रीन कलर का बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को, सिंगल स्ट्रैंड में बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच होते हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, एमआरएनए। जब हम आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एमआरएनए क्या है, टाइप ऑफ आरएनए ही होता है जो सिंथेसाइज होता है। इस पर मल्टीपल राइबोसोम यूनिट लगती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। और पॉलीराइबोसोम, द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। देखो सेंट्रल डोग्मा को समझो थोड़ा सा, जस्ट बता दे रही हूँ। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन, ऑल्दो हमको प्रोटीन ही बनानी है, तो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए पे राइबोसोम लगे, राइबोसोम ही क्या बना रहे बेटा, प्रोटीन बना रहे हैं। तो वो यही कह रहा है, ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो डीएनए से एमआरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से आपका प्रोटीन का बना दैट इज ट्रांसलेशन। तो वो बोल रहा है द राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। क्लियर। अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडी क्या है, फ्रीली होती है, साइटोप्लाज्म में फ्री घूम रही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, स्टोर रिजर्व मटेरियल है। क्या है स्टोर रिजर्व, जो चीजें येलो से हाईलाइट करी उसको भैया ज्यादा ध्यान रख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन क्या होता है जरा कमेंट में बताओ, ग्लाइकोजन क्या होता है। सिंगल लेयर है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है, which is 2 to 4 nm thick, polybeta hydroxybutyrate granule, sulfur granule and the gas granule. Gas vacuoles क्या होते हैं, फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, किसमें पाए जाते हैं, BGA स्मॉल फॉर्म में, पर्पल एंड द ग्रीन फॉस्फेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोइड, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड क्या है, जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो पोजीशन को बोला जा रहा है न्यूक्लियोइड। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड डेंस एरिया इन द सेल दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियोइड वो जगह है जहां एक डेंस ऐसी जगह है जहां पर जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब तो आ गया आपका यूकैरियोटिक्स है। तो आज का लेक्चर अभी हम यही खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से चलते हैं ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम मिले। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कहां से मैम, इसके लिए आपको हमारी विद्या हाइस की साइट पर जाना है। तो विद्या हाइस की साइट आप चले जाएंगे, गूगल टाइप करिए vidyahais.in, आपको मिल जाएगी। अच्छा टेस्ट आपको तब मिलेंगे जब आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, थोड़ा समय लगेगा, अभी तो शुरुआत हमने करी है ना, तो आपको इसी साइट पे मिलेगा। आप इनरोल भी कर सकते हो, आप काउंसलिंग भी करवा सकते हो, आपको सारी चीजें हमारी एक सिंगल साइट पर मिल जाएंगी। अच्छा दूसरी चीज, आपको
हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिले, जब भी क्लास हो आपको वो देखने को मिले। देखिए हम आपके साथ अगर बने रह रहे हैं तो आपका भी काम है पंक्चुअल होके क्लासेस को करना। अगर आप सीरियस हैं, देखो यूट्यूब पर बहुत कंटेंट पड़ा है, बायोलॉजी का सब कुछ पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका काम है उसको सिंसियरली पढ़ना। लेकिन जो आप नहीं करते हो, सिलेक्शन उसी का होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। आप कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हो। कंसिस्टेंट रहो, आराम से करो। कितनी छोटी सी क्लास थी, आधा पौन घंटे की क्लास थी, आप करिए, आराम से रिवाइज कर लीजिए। सैटरडे संडे आपको रिवाइज करने को मिल रहा है। जिन भी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैम हम 27 करना चाह रहे हैं, कोई भी मेंटरशिप चाहिए, आप कमेंट लीव करिए। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो चल, बाय बाय।